Hello friends, welcome back to my channel Akshar Academy. Today we will discuss about two most important poem, Tintin Abbey and The Word is Too Much with Us by विलियम वर्ड्सवर्थ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो आपके विलियम वर्ड्सवर्थ हैं बहुत ही ज़्यादा फेमस राइटर हैं, माने जाते हैं आपके, और इनसे तो सारे एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि ये दोनों जो आपके पोयम हैं इससे किस तरीके के आंसर आपको देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए अपने क्वेश्चन पे हम आते हैं। डिस्कस नेचर एज अ सोर्स ऑफ स्पिरिचुअल हीलिंग इन टिंटन एबे। जैसा कि आप जानते हैं कि जो वर्ड्सवर्थ हैं हमारे, वो आपके एक नेचर पोएट माने जाते हैं और ये रोमांटिक एज के पोएट माने जाते हैं। तो रोमांटिक एज से हमारा मतलब क्या है कि रोमांस विथ नेचर, कि जो नेचर को लेके इनकी जो फीलिंग्स थी कि हमें नेचर को इम्पोर्टेंस देना चाहिए। इस टाइम का जो चल रहा है वो बहुत ज़्यादा लोग इंडस्ट्रियल की साइड जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वो इस पे जोर देते हैं कि हमें नेचर को बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, नेचर से हमें प्यार करना चाहिए, और उसी उसी के आसपास उसी के इम्पोर्टेंस में इन्होंने ये दो पोएम लिखा हुआ है। डिस्कस नेचर, यहाँ पे ये कहते हैं कि डिस्कस नेचर एज अ सोर्स ऑफ स्पिरिचुअल हीलिंग इन टिंटन एबे। टिंटन एबे जो है आपका पोएम, इसमें क्या होता है कि जो आपके ये वर्ड्सवर्थ होते हैं वो बात करते हैं कि किस तरीके से जो नेचर है वो हमारे स्पिरिचुअल हीलिंग का काम करता है, और जो उसका सोर्स है किस तरीके से काम करता है, ये टिंटन एबे में इन्होंने बताया है। इन लाइन्स कंपोज्ड अ फ्यू माइल्स एबव फ्रॉम टिंटन एबे। तो ये जो आपका टिंटन एबे है, इसका फुल नेम क्या है? ए फ्यू माइल्स एबव टिंटन एबे। वर्ड्सवर्थ प्रेजेंट नेचर एज अ पावरफुल सोर्स ऑफ स्पिरिचुअल हीलिंग एंड इनर पीस। वो बताते हैं कि जो आपका नेचर है बहुत ज़्यादा पावरफुल सोर्स है स्पिरिचुअल हीलिंग और इनर पीस। आप भी कभी फील करते होंगे कि जब आप बहुत ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ शोर बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा नॉइस है, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन है, और आप कहीं ऐसी जगह जाते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा पेड़ होते हैं, माउंटेन्स होते हैं, तो वहाँ आपको नेचर की जो फीलिंग आती है बहुत ज़्यादा पीसफुल लगती है। द पोएट revisited the bank of the river Wye after 5 years and reflect on how nature has shaped his mind and soul. इसमें क्या होता है, टिंटन एबे जो है ये एक प्लेस का नाम है, वहाँ पे वो जाते हैं जो आपके वर्ड्सवर्थ रहते हैं। वो एक बार बचपन में अपने यहाँ पे विजिट कर चुके होते हैं पहले, और उसके बाद मतलब 5 ईयर बाद वो जाते हैं अपनी सिस्टर के साथ, और वहाँ देखते हैं एक नदी के किनारे देखते हैं जिस नदी का नाम है वाई। तो ये जो नदी है और ये जो आपके ब्लैक बोल्ड में लिखे हुए हैं, ये सब आपके इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स है, इन्हें आप अंडरलाइन करके या ब्लैक कलर से मेंशन करिएगा आंसर लिखते समय। और 5 ईयर के बाद वो जाते हैं। रिफ्लेक्ट हाउ नेचर, वो दिखाते हैं कि किस तरीके से नेचर हैज़ शेप्ड हिज माइंड एंड सोल, उनके माइंड और सोल को कैसे वो शेप देता है। इन हिज यूथ ही एक्सपीरियंस्ड नेचर विथ सेंसरी एक्साइटमेंट, बट नाउ his relationship has deepened into a meditative and philosophical connection. वो बताते हैं कि किस तरीके से जब वो पहले आए थे विजिट करने, उस समय उनका जो सेंसरी था मतलब उनकी जो फीलिंग थी वो एज ए एक्साइटमेंट थी नेचर को लेके, और जब इस टाइम पे वो अपने रिलेशनशिप को देखते हैं, नेचर से कनेक्ट करते हैं, कि वो मेडिटेटिव हो गया है, मतलब जो नेचर से उन्हें फील हो रहा है वो एक तरीके से उन्हें लग रहा है कि वो मेडिटेशन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पीस, बहुत ज़्यादा काम फील कर रहे हैं, और वो फिलोसफिकल कनेक्शन फील करते हैं। नेचर एक्ट्स एज अ मोरल गाइड, नेचर किस तरीके से काम करता है? एक मोरल गाइड के रूप में काम करता है। एंड टीचर ऑफरिंग ट्रैंक्विल रेस्टोरेशन टू अ ट्रबल माइंड, दिखाते हैं कि वो हमें गाइड करता है, जब हमारा माइंड ट्रबल में रहता है तो हमें एक दिशा देता है, हमें टीच करता है नेचर, और हमें बहुत ज़्यादा काम और फीलिंग जो होती है हमारी उसको पीसफुल बनाता है। Wordsworth emphasizes that even in a moment of distress,
The memory of nature provides comfort and relief, showing it lasting philosophical साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। तो यहाँ पे ये दिखाते हैं वर्ड्सवर्थ, इस पे जोर देते हैं कि जो मूवमेंट है डिस्ट्रेस का और मेमोरी ऑफ द नेचर प्रोवाइड्स, और वो जो नेचर की उनकी मेमोरी है, मतलब पहले जो उन्होंने फील किया था, वो उन्हें क्या देती है, कंफर्ट देती है। जैसे आप कहीं घूमने जाते हैं, एज एग्जाम्पल घूम के आप मतलब पहले कहीं गए रहते, वहाँ का प्लेस बहुत आपको अच्छा लगता है, वहाँ से वापस आप रिटर्न होते हैं, और कभी आप शांत बैठे हैं तो फिर आप वो जब इमेजिनेशन करते हैं, याद करते हैं उस नेचर को, पेड़ को, माउंटेन्स को, तो आपको भी क्या होता है, अच्छा फील होता है, रिलैक्स फील होता है। वही यहाँ पे ये दिखाते हैं, शोइंग इट्स लास्टिंग साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। और वो इस तरीके से दिखाते हैं किस तरीके से साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है। द पोएट बिलीव्स दैट नेचर लीड्स हिम टू अ हायर स्टेज ऑफ कॉन्शियसनेस। नेचर यहाँ बिलीव करते हैं कि जो पोएट यहाँ बिलीव करते हैं कि नेचर जो है वो हमारे कॉन्शियसनेस माइंड को जो होता है बहुत ज़्यादा हाई स्टेज पे पहुंचा देता है। मतलब आप एज अ मतलब देखते होंगे, जैसे आप जिस भी रिलीजन से बिलोंग करते होंगे, बट वहाँ फील करते होंगे कि जो पहाड़ों में रहते हैं, बहुत सारे माउंटेन्स पे रहते हैं, उनकी उनके अंदर बहुत ज़्यादा कामनेस होती है, बहुत ज़्यादा पीसफुल माइंड के वो होते हैं। तो उनकी स्टेज ऑलरेडी, उनके माइंड की जो स्टेज होती है वो बहुत ज़्यादा काम और शांत हो जाती है, एक स्टेज हाई स्टेज पे पहुंच जाता है, where he can perceive a sense sublime that connects all living things। यहाँ पे दिखाते हैं कि जहाँ पे वे परसीव करते हैं कि एक ए सेंस सबलाइम दैट कनेक्ट्स ऑल लिविंग थिंग्स, और वही सेंस सारे लिविंग थिंग्स से भी वो कनेक्ट कर पाते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे हम। फर्दर मोर आगे हम देखेंगे, नेचर nurtures human values such as kindness, love and compassion। नेचर क्या करता है, नर्चर भी करता है ह्यूमन वैल्यूज़ को, काइंडनेस को, लव को और कंपेशन को। इट बिकम्स अ सोर्स ऑफ स्पिरिचुअल यूनिटी, ब्रिजिंग द गैप बिटवीन ह्यूमैनिटी एंड द डिवाइन। जो ह्यूमन है और जो डिवाइन है उसके बीच जो एक गैप है, नेचर उस गैप को भी भरता है अपने मतलब मैसेज के थ्रू और अपने कामनेस के थ्रू। वर्ड्सवर्थ ऑल्सो express hope that his sister Dorothy will experience the same healing power of nature। अब वहाँ पे जो वर्ड्सवर्थ हैं वो एक्सप्रेस आशा कर रहे हैं, एक्सप्रेस करते हैं होप कि उनकी जो सिस्टर है वो भी सेम उनकी तरह ही इस फीलिंग को फील करेगी। Thus, in Tinton Abbey, nature is not merely physical, sensory, but a living spiritual force। इस टिंटन एबे पोएम के थ्रू वर्ड्सवर्थ दिखाना चाह रहे हैं कि सिर्फ फिजिकल नहीं है कि हमने आंखों से देख लिया या फील कर लिया वही चीज़ें हैं, बल्कि ये हमें जो नेचर हमें है वो हमें स्पिरिचुअल फोर्स भी या सब कॉन्शियस माइंड के लिए एक स्टेज भी प्रोवाइड करता है। दैट सेप ह्यूमन थॉट, जो हमारे मतलब ह्यूमन थॉट को भी सेप देता है। हील्स इमोशन सफरिंग, अगर कोई व्यक्ति इमोशन सफरिंग कर रहा है, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, तो जैसे आप देखते होंगे कि डॉक्टर्स भी अगर आप मेंटली डिस्टर्ब हैं तो बोलते हैं कि आप कहीं दूसरी जगह पे विज़िट करके आइए, ऐसी जगह पे जहाँ पे माउंटेन्स वगैरह हो, ट्रीज़ वगैरह हो, तो नेचर में ही कनेक्ट करने को बोलते हैं। और नेचर क्या करता है, इमोशनल सफरिंग से आपको बाहर निकालता है। एंड एलिवेट्स द सोल टू हायर मोरल प्लान, और सोल को क्या करता है, एलिवेट करता है हायर मोरल प्लान के अकॉर्डिंग। इस तरीके से जो ये टिंटन एबे है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें उन्होंने एक विज़िट मतलब एक तरीके से बताया है कि वो पहले एक बार जाते हैं, फिर 5 ईयर बाद वो ट्रैवल करते हैं उसी जगह पे, 5 ईयर के बाद अपनी जो सिस्टर है डोरोथी के साथ, और फिर चीज़ों को देख के और नेचर के इम्पोर्टेंस को वो चीज़ें यहाँ पे एक्सप्रेस करते हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका बनता है टिंटन एबे से, ठीक है। देखिए, नेचर एज अ सोर्स, थीम भी पूछ सकते हैं, तो थीम में भी आप यही लिखेंगे। थीम पूछ लिया आपसे,
सेंट्रल सेंट्रल आइडिया या थॉट पूछ लिया तो सेम यही आप आंसर राइट कर सकते हैं, बस स्टार्टिंग लाइन चेंज करके कि द सेंट्रल थीम या सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पोएम, इस तरीके से आप अपना राइट कर सकते हैं। तो यहाँ आपके 2-3 क्वेश्चन इस आंसर से कंप्लीट हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये आपका लिया गया है द वर्ड इज टू मच विथ अस। ये भी क्या है, वर्ड्सवर्थ की बहुत ज़्यादा फेमस पोयम मानी जाती है। यहाँ पे दिया है क्रिटिकली एनालाइज वर्ड्सवर्थ क्रिटिसिज्म ऑफ मटेरियलिस्टिक इन द पोएम वर्ड्सवर्थ द वर्ड इज टू मच विथ अस। तो इस पोएम में वर्ड्सवर्थ ने क्या किया है कि उन्होंने जो आधुनिकता है, जो मटेरियलिस्टिक टाइम चल रहा है, थिंग चल रही है, उसको इस पोएम में क्रिटिसाइज किया है। और वही इस आंसर में हमें एनालाइज करना है कि किस तरीके से उन्होंने इसको क्रिटिसाइज किया हुआ है। आंसर देखेंगे हम, इन द वर्ड्सवर्थ इज टू मच विथ अस। वर्ड्सवर्थ In The Word Is Too Much With Us, Wordsworth strongly criticized the materialistic mindset of the modern society. वो क्रिटिसाइज करते हैं कि जो मॉडर्न सोसाइटी इस टाइम की चल रही है वो बहुत ज़्यादा मेटरलिस्टिक होती जा रही है। मतलब जो पहले की चीज़ें थी वो क्या थी, इमोशनल चीज़ें थी, फीलिंग से भरी हुई थी, बट अब इस टाइम पे सारे लोग मेटरलिस्टिक होते जा रहे हैं, आधुनिकता की तरफ भागे जा रहे हैं, नॉन लिविंग थिंग्स की तरफ चले जा रहे हैं, जिसमें क्या है, ना फीलिंग है, ना लव है, कुछ भी नहीं है। ही आर्ग्यूज that people are excessively absorbed in worldly pursuits such as wealth industry and consumerism, which disconnect them from nature. वर्ड्सवर्थ इसमें एक्सप्रेस करते हैं कि आज के टाइम का जो व्यक्ति है बहुत ज़्यादा पैसों के पीछे, अपने लाइफस्टाइल सुधारने के पीछे, इंडस्ट्री के पीछे बहुत ज़्यादा ही इतना वो चला जा रहा है कि वो अपने नेचर से कहीं ना कहीं रिकनेक्ट होता जा रहा है। उस टाइम पे ये पोएम लिखी गई थी, तो उस टाइम पे वो बता रहे हैं। ठीक है, फिर बताते हैं, द ओपनिंग लाइन highlights how people are getting and spending, wasting their energies on meaningless activities. इसमें दिखाते हैं, ओपनिंग लाइन बताती है द वर्ड इज टू मच विथ अस की, कि जो आपका व्यक्ति है, जो पीपल है, वो कैसे इस टाइम पे अपना जो टाइम है बहुत ज़्यादा स्पेंड कर रहा है ऐसी एक्टिविटीज़ में जो बहुत ज़्यादा यूजलेस है, उसके काम की नहीं है। Wordsworth lament that humanity has lost its spiritual connection with nature. जो वर्ड्सवर्थ है उन्हें बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, दुख के साथ वो कह रहे हैं कि यहाँ पे जो ह्यूमैनिटी है वो खो चुकी है अपने स्पिरिचुअल कनेक्शन को, जो उनका पहले के लोगों का जो नेचर से कनेक्शन था। लोग पेड़ों के नीचे बैठते थे, इस तरीके से बातें करते थे जानवरों से, और बहुत ज़्यादा मतलब नेचर से कनेक्ट रहते थे। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, आपके घर में भी बहुत पहले के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा नेचर से कनेक्टेड रहेंगे, बट इस टाइम की जो टाइम चल रहा है ये हम कहीं ना कहीं नेचर से दूर होते जा रहे हैं। तो वही चीज़ आपका यहाँ वर्ड्सवर्थ एक्सप्रेस कर रहे हैं, क्योंकि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है आज से तो है नहीं, बहुत टाइम पहले से, मतलब 19th सेंचुरी से स्टार्ट हो गई थी। रोमांटिक एज भी आपकी 18th सेंचुरी से स्टार्ट हो गई थी। तो वही चीज़ आपका यहाँ दिखा रहे हैं वर्ड्सवर्थ। स्पिरिचुअल कनेक्शन विथ नेचर विच ही कंसिडर्ड इसेंशियल फॉर ट्रू हैप्पीनेस, जो वो मानते हैं कि ये ट्रू हैप्पीनेस के लिए ज़रूरी है। क्या ज़रूरी है? स्पिरिचुअल कनेक्शन विथ नेचर। द नेचुरल वर्ल्ड विथ इट्स ब्यूटी एंड हार्मनी इज इग्नोर्ड। जो यहाँ पे नेचुरल वर्ल्ड है अपनी ब्यूटी और हार्मनी के साथ इग्नोर की जा रही है, लीडिंग टू इमोशनल एंड मोरल एम्प्टीनेस। और जिसका कारण क्या हो रहा है कि लोग इमोशनल और मोरल रूप से क्या होते जा रहे हैं, खाली होते जा रहे हैं। द पोएट यूजेज विविड इमेजरी ऑफ सी। यहाँ पे जो पोएट है उन्होंने समुद्र के बहुत सारे इमेजरीज को यहाँ पे यूज किया है, विंड्स की इमेजरी को यूज किया है, एंड मून
to show how nature remains alive and powerful, yet people fail to appreciate it. ये दिखाने के लिए कि किस तरीके से जो नेचर है हमारा एलाइव है और बहुत पावरफुल है, क्योंकि जब हम समुद्र को देखते हैं तो उसमें लहरें उठती हैं, नीचे गिरती हैं, तो मूवमेंट होती है। मून देखते हैं, कभी कम कभी ज़्यादा, उसमें भी मूवमेंट होती है। और हम हवाओं को देखते हैं, फील करते हैं, उसमें भी मूवमेंट होती है। तो इस तरीके से एलाइवनेस हमें फील होती है और पावर फील होता है कि हाँ, कहीं ना कहीं एक डिवाइन जो है शक्ति हम आसपास हमारे है। लेकिन अब क्या है कि लोग उससे दूर होते जा रहे हैं और उससे उसे अप्रिसिएट नहीं कर रहे हैं इन चीज़ों को। नेक्स्ट पैराग्राफ में वो बताते हैं, ही एक्सप्रेसेस फ्रस्ट्रेशन बाय स्टार्टिंग दैट वी हैव गिवन आवर हर्ट्स अवे, सजेस्टिंग दैट materialistic materialism has replaced genuine emotional and spiritual values। तो वो जो एक्सप्रेस कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन के साथ एक्सप्रेस कर रहे हैं स्टार्टिंग में, और बोलते हैं कि वी हैव गिवन आवर हर्ट्स अवे, मतलब मैंने अपना जो हृदय है वो दूर दे दिया है। सजेस्टेड दैट, मतलब सजेस्ट कर रहे हैं कि जो इस समय की मटेरियलिज्म चल रही है उसने जेन्युइन, मतलब जो वास्तविक इमोशंस है और स्पिरिचुअल वैल्यू है उसको रिप्लेस कर दिया है। अब क्या है, अब मतलब जो मटेरियलिस्टिक टाइम चल रहा है उसमें लोग वैल्यूज़ को वैल्यू नहीं दे रहे हैं, सिर्फ इमोशन को वैल्यू नहीं दे रहे हैं, सिर्फ सेल्फ को वैल्यू दे रहे हैं। सेल्फ मीन्स वो वाला सेल्फ नहीं है, सेल्फ मतलब जो सेल्फिशनेस है वो उसकी बात की, हर चीज़ में सिर्फ अपना चीज़ देखना, दूसरे के इमोशंस को नहीं समझना और इन चीज़ों से दूर होते जाना। ये यहाँ पे बताते हैं कि कैसे लोग वहाँ से अलग होते जा रहे हैं। इन अ ड्रामेटिक टर्न, अब यहाँ पे ड्रामेटिक टर्न आता है, वर्ड्सवर्थ विशेस टू बी अ पैगन so that he could still feel connected to nature and its divine presence। वो कहते हैं कि मैं एक पैगन बनना चाहता हूँ ताकि मैं क्या कर सकूँ, इस मतलब कि नेचर से कनेक्ट कर सकूँ और फील कर सकूँ डिवाइन प्रेजेंस को। दिस रिफ्लेक्ट्स हिज डीप डिससेटिस्फेक्शन विथ टेम्पररी सोसाइटी। और ये उनका जो कहना है, ये क्या कहता है, उनका डिससेटिस्फेक्शन दिखाता है इस जो टेम्पररी सोसाइटी है उससे। क्योंकि आप जान रहे हैं कि इस टाइम पे ही बहुत सारे राइटर ने ऐसे से मतलब लिखे हैं जिसमें से सोसाइटी शो ऑफ कर रही है। 18th सेंचुरी 19th सेंचुरी के टाइम पीरियड में, 19th मान लीजिए मॉडर्न हो गया, 17 to 80 सेंचुरी में बहुत सारे ऐसे राइटर ने जिन्होंने लिखा है कि किस तरीके से सोसाइटी में सिर्फ शो ऑफ जैसी चीज़ें चल रही हैं। और आपका जैसे मैंने अभी पिछले इस वीडियो में बताया था, आपका एक जैसे रेप ऑफ द लॉक है, वो भी इसी टाइम पीरियड का लिखा गया एक वर्क है एलेक्जेंडर पोप के द्वारा। उसमें भी दिखाते हैं कि जो उस टाइम का एक टाइम पीरियड चल रहा था उसमें लोग कैसे सिर्फ शो ऑफ कर रहे थे चीज़ों को लेके, तो बहुत ज़्यादा मेटेरियलिस्टिक चीज़ें होती जा रही थी। अब हम देखेंगे इसमें नेक्स्ट पैराग्राफ को। ठीक है, अल्टीमेटली द पोएम सर्व्स एज अ रोमांटिक प्रोटेस्ट अगेंस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड मटेरियलिज्म। इस तरीके से इसमें दिखाया गया है कि ये पोएम क्या है, एक तरीके से प्रोटेस्ट करती है, मतलब इस पोएम दिखाती है कि जैसे रोमांटिक प्रोटेस्ट करती है किसके अगेंस्ट में, इंडस्ट्रियलाइजेशन और मटेरियलिस्टिक के टाइम पीरियड में। तो ये जो रोमांटिक एज चल रहा था, ये दोनों पोएम रोमांटिक एज की लिखी गई ये पोएम है। तो रोमांटिक एज की शुरुआत कहीं ना कहीं 17th सेंचुरी से स्टार्ट हो गई थी, जो हमारा न्यू क्लासिकल और ऑगस्टन एज का लास्ट टाइम पीरियड था। उस समय से हमारी, उसके बाद से ही, मतलब उसके प्रोटेस्ट में ही एक तरीके से उसके बाद रोमांटिक एज की स्टार्टिंग मानी जाती है 18th से। क्योंकि 1798 में आपका लिरिकल बैलेड आया और उसी से आपका स्टार्टिंग माना 1798 में आपका लिरिकल बैलेड आया और यहीं से रोमांटिक एज की स्टार्टिंग मानी जाती है। रोमांटिक एज की स्टार्टिंग मानी जाती है। तो इस तरीके से जो थी उस टाइम, धीरे 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 करते करते बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन और मटेरियलिस्टिक थिंग बढ़ गई थी। फिर हम देखेंगे
वर्ड्सवर्थ एडवोकेट्स अ रिटर्न टू नेचर, वो बताते हैं कहीं ना कहीं इनकी जो चीज़ें हैं वो आपके रूसो जो हैं उनसे भी दिखाता है कि उन्होंने भी इस तरीके की मतलब एम्फिसाइज किया था कि नेचर से कनेक्शन हम लोग कैसे वापस से बना सकते हैं। तो रिटर्न टू नेचर सिंप्लिसिटी एंड स्पिरिचुअल अवेयरनेस, एम्फिसाइजिंग दैट ट्रू फुलफिलमेंट लाइज नॉट इन मटेरियलिस्टिक वेल्थ, वो बताते हैं कि जो ट्रू फुलफिलमेंट है वो मटेरियलिस्टिक वेल्थ में नहीं है, बट इन हार्मनी विथ नेचर, नेचुरल वर्ड्स, एक बैलेंस में है जो हमें नेचुरल वर्ड से रखना चाहिए। तो इस तरीके से देखिए ये दोनों जो पोयम है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। विलियम वर्ड्सवर्थ आपके बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माने जाते हैं। तो इनकी जो ये दोनों पोयम है कंप्लीट कर लीजिएगा। ये जो दूसरा है आपका, इससे एक तरीके से और क्वेश्चन बन सकता है, जैसे यहाँ सेंट्रल थीम पूछ लिया आपका, सेंट्रल थीम थीम तो ऑलमोस्ट कुछ लाइन, दो चार लाइन चेंज करके यही आपकी आंसर हो जाएगी सेंट्रल थीम में भी। और आपका सेंट्रल आइडिया पूछ लिया, तो ये यहाँ से इस तरीके के क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। क्रिटिसाइज करने के लिए यहाँ पे है तो क्रिटिसाइज का भी आपको ये कंप्लीट हो गया आपका आंसर। तो इस तरीके से दोनों क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट कर लीजिएगा। और भी जो अदर टाइप के क्वेश्चन इससे बन सकते हैं वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करूँगी प्रैक्टिस के लिए। वहाँ पे रोज़ आपकी क्लास PDF दी जाती है। इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाते हैं, क्लास PDF प्रोवाइड किए जाते हैं और अदर इन्फॉर्मेशन जो रहती है वहाँ पे आपको दी जाती है। साथ ही साथ जो स्टूडेंट आज पहली बार क्लास देख रहे हैं उनको साइड में प्लेलिस्ट दिख रही होगी, पहले तो इस चैनल पे जाके सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को, प्लेलिस्ट से सारी क्लासेस को कंप्लीट कर लें, क्योंकि यहाँ UPLT ग्रेड मेंस की पूरी तरीके से तैयारी कराई गई है। सारे एक एक करके सारे आपके जो मेंशन है UPLT ग्रेड में सिलेबस में मेंशन है, आपके सारे प्रोज पोइट्री ड्रामा सब एक एक करके कराए गए हैं। ये प्लेलिस्ट साइड में दिख रही होगी आपकी, इसमें कम से कम 41 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। साथ ही साथ अभी एग्ज़ाम तक सारे आपको कराए जाएंगे, मैराथन क्लासेस वगैरह भी कराई जाएंगी। आप कंप्लीट तैयारी यहाँ से कर पाएंगे। प्रैक्टिस करते रहिए और कंसिस्टेंसी बना के रखिए, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।